दोस्तों, पोल साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आपका 23 दिसंबर को है और मैं अपने सेंटर में अपने स्टूडेंट्स को इस प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ पोल साइंस के 45 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर के मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आज मैं सेकंड चैप्टर सत्ता के नए केंद्र क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और इन 45 क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से फोकस करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाल के छाट कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ कि इन 45 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दिसंबर में अगर ये 45 क्वेश्चन वो लोग कर लेते हैं तो जनवरी में फिर से मैं 45 क्वेश्चन करवाऊँगा और फरवरी में फिर से 45 क्वेश्चन की एग्ज़ाम तक उन लोगों को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के मुझे 4 क्वेश्चन करवाने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय संघ की सफलताओं और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। ये एक क्वेश्चन। दूसरे तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, ऐसी क्या चीज़ें हैं उसके अंदर जो उसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तीसरा क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन एक ही है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, आंसर जो नीचे मैंने लिखा हुआ है वही है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है, यानी कि इस संगठन ने ऐसा क्या किया कि इस संगठन को आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन समझा जाता है। तो अब हम आप करते हैं आंसर का पहला पॉइंट। ठीक, आंसर का पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने एक समान मुद्रा को चलाया जिसे यूरो कहते हैं। याद रखना, यूरोपीय संघ ने एक समान मुद्रा को चलाया जिसे यूरो कहते हैं। ये मुद्रा अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरोप में सम्मिलित जो देश थे उन्होंने आपसी व्यापार के लिए यूरो को अपनाया और बाद में ये देखा जाने लगा कि ये यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। तो एक उपलब्धि हुई ना कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के डॉलर को नीचे गिराने का काम यूरो कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, गान और स्थापना दिवस है। याद रखना, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, गान और स्थापना दिवस है। 12 देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। वर्तमान पास्ट में जब ये बना था तो 12 देशों से बना था और झंडा, गान और स्थापना इस संगठन ने अपना अस्तित्व में रखा। तो ये 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट, 1957 में बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्वरूप बदल के अब वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं में जुड़ गया है। यह अन्य देशों की नीतियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। कह रहा है कि 1957 में बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्वरूप क्या हो गया है, बदल के अब राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं से जुड़ गया है। जब ये बना था यूरोपीय संघ तो इसने अपने कामों को क्षेत्रीय रखा था, आपसी में रखा था, लेकिन अब दायरा क्या हो गया, बाहर की तरफ निकले। यह अन्य देशों की नीतियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि यूरोपीय संघ की अगर बात की जाए तो वो अब किसी अन्य देश को भी प्रभावित कर सकता है अपनी स्थिति से, क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थिति क्या हो गई है, अब मजबूत हो गई है, इसलिए पॉइंट कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है
और घरेलू उत्पादन में 17,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। देख लो, इसका घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो एक उपलब्धि है कि एक संगठन बना, उस संगठन ने ये सारी चीज़ें अचीव करी। मतलब आपसी रंजिशों को भुलाकर इन लोगों ने ये संगठन बनाया और इस संगठन को आगे चलाते हुए इस प्रकार के विकास उपलब्धियां हासिल करी। पॉइंट नंबर 5, कह रहा है कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। देख लो, विश्व के अंदर 2 ही महाशक्तियां 1945 के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ। अब स्थिति देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो 5वां पॉइंट कह रहा है कि विश्व में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। यानी कि विश्व के अंदर अमेरिका जितना अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये सोवियत संघ उससे 3 गुना ज़्यादा विश्व के अंदर अपनी हिस्सेदारी को रखता है। ठीक है। 6वां पॉइंट थोड़ा बड़ा है, याद रखना। 6वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 1 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली संघ है। ये जो संघ है दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली संघ है। सैनिक दृष्टि से भी यूरोपीय संघ की स्थिति बहुत मजबूत है। सैन्य दृष्टि से भी यूरोपीय संघ की स्थिति बहुत मजबूत है। उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। इसका रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। इसके दो देश और फ्रांस के पास तो परमाणु बम भी है। भाई, ब्रिटेन और फ्रांस इसके सदस्य देश हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, तो इनके पास तो परमाणु बम भी हैं। और अनुमान है कि इनके जखीरे में मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, 550। वर्तमान में तो और अधिक होगी, गूगल बाबा बताएंगे। तो कह रहा है कि और ये दोनों ही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। इनके पास वीटो पावर भी है। यानी कि इस संगठन से जुड़े हुए जो देश हैं उनकी ये खासियत है, इतने मजबूत देश इस संगठन के अंदर सम्मिलित हैं। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि यूरोपीय संघ का दायरा बढ़ता जा रहा है। आरंभ में पहले इसमें 12 देश थे। कितने? 12 देश थे इसके अंदर। लेकिन बाद में फिनलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देश भी इसमें शामिल हो गए। ये 1 मार्क्स का है प्लीज, कि बाद में कौन कौन शामिल हुआ। बाद में 12 के बाद कौन शामिल हुआ? तो फिनलैंड और ऑस्ट्रिया इसमें भी शामिल हो गए। वर्तमान में इसमें 27 देश हैं। तो ये पॉइंट याद करने वाला है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है। 8वां पॉइंट, यूरोपीय संघ अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और प्रयोग के क्षेत्र में संसार में दूसरा स्थान रखता है। इजी पॉइंट है। और 9वां पॉइंट, ये अपनी आर्थिक शक्ति के प्रभाव के कारण ही अमेरिका और चीन से व्यापार विवादों में पूरे प्रभाव के साथ बात करता है। देख लो भाई, आर्थिक शक्ति यूरोपीय संघ की मजबूत स्थिति में है। यूरोपीय संघ तो एक डंके की चोट पर अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों पे पूरे प्रभाव के साथ बात करता है। ये नहीं कि झुकना। अब इसका एग्जांपल इस तरीके से अगर मैं दूं कि एक कमजोर व्यापारी है और एक उसके सामने बड़ा व्यापारी है, तो अगर वो दोनों व्यापार करेंगे तो कमजोर वाला ना कुछ समझौतों पर अपने आप को मना लेगा कि ठीक है। लेकिन जब दोनों पार्टियां दमदार होगी ना, तो दोनों के शब्द दमदार ही निकलेंगे अपने प्रॉफिट को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। तो
तो भाई आर्थिक स्थिति यूरोपीय संघ की मजबूत हुई है, इसलिए वो अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों से पूरे तरीके से प्रभाव से बात करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे नोट्स का। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी नोट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7। मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 और 45 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आसियान की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताओ। यूरोपीय संघ की उपलब्धियों के बारे में बात करी तो मैंने यही चीज़ सोचकर आसियान की उपलब्धि के ही क्वेश्चन को पिक किया है कि हम उपलब्धियां ही करेंगे यूरोप की और आसियान की। ठीक है, आंसर पे आते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है आसियान का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। आज वह सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज जब ये बना था तो इसका भी यूरोपीय संघ वाला ही हाल था कि पहले घरेलू आपस में मिलकर व्यापार करना है और अपने आप को विकास करना है। उसी को कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनाया और धीरे धीरे फिर इन्होंने अपना दायरा ना बड़ा करना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट ये बता रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आसियान ने अपने पहले शिखर सम्मेलन में 3 सूत्रों को स्वीकार किया। पहला शिखर सम्मेलन जब उनका हुआ तो 3 सूत्रों को स्वीकार किया। इसका पहला शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 में किया गया। ये 1 मार्क्स का है, याद रखना। 23-24 फरवरी 1976 में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इनके 3 सूत्रों के बारे में अगर जाने तो 3 सूत्र। पहला, बाहरी आयात को कम करना, बाहरी आयात को कम करना और इसके सदस्य राष्ट्रों में आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने यूरोपीय संघ वाले ही कॉन्सेप्ट अपनाया कि पहले आपसी व्यापार को बढ़ाया जाए, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की जो भी रंजिश है, जो भी नाराजगी है, उसको दूर करके व्यापार किया जाए और आपस में ही एक दूसरे के बारे में सोचा जाए उसके विकास के लिए। तो ये पहला सूत्र अपनाया इन लोगों ने अपने पहले शिखर सम्मेलन में। दूसरा सूत्र इनका है खाद्य तथा ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र। खाद्य तथा ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र उन राष्ट्रों की मदद करें जिनमें इनका अभाव यानी कि कमी है। अब एक संघ बना है, एक संघ के अंदर कुछ कमज़ोर भी होंगे और कुछ ताकतवर भी होंगे। तो जो कमज़ोर हैं उनको, जो ताकतवर जो देश हैं उनको हेल्प करें, खाद्य ऊर्जा शक्ति में उनकी हेल्प करें और उनको भी अपने साथ बराबर बनाएं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आसियान के सदस्य देश व्यापार को अधिक से अधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करें, क्षेत्रीय घरेलू बनाने का प्रयास करें। इनके पहले शिखर सम्मेलन में ये 3 सूत्र अपनाए गए थे और इन्हीं 3 सूत्रों पे इन लोगों ने अपने संगठन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि आसियान के शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग पर बल दिया जाता है। आपसी सहयोग पर बल दिया जाता है। आसियान के 2003 में हुए 5वें सम्मेलन में, जब 5वां सम्मेलन हुआ आसियान का, 5वें सम्मेलन में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ऐसा नहीं कि संगठन बना और सारी की सारी नीतियां एक ही बार लागू कर दी गई, नहीं। समय अनुसार जो उसके अंदर बदलाव करने हैं, जो चीज़ नए नियम लागू करने हैं तो उनको लागू किया गया। तो 2003 में जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने बल दिया गया। और आसियान सुरक्षा समुदाय, ये पहला, आसियान आर्थिक समुदाय, ये दूसरा, और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ बनाए गए। ये 3 स्तंभ
इम्पॉर्टेंट है, नीचे मैंने नोट करके लिखवाया हुआ है, उसको ध्यान देना, ठीक है। इन तीनों वर्ड को, इनके नाम को, स्तंभ को याद जरूर करना, एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ बनाए गए। इसके साथ यह भी तय किया गया कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण हल किया जाएगा, यानी कि आपस में कोई विवाद हो इस संगठन के अंदर तो शांतिपूर्ण उस विवाद को हल किया जाएगा और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और वह ऐसी विदेश नीति अपनाएंगे जिससे आसियान देशों का विकास हो, यानी कि ऐसी विदेश नीति अपनानी है, यानी घरेलू से बाहरी अगर होना है, बाहर निकलना है और विदेश नीति अपनानी है तो ऐसी अपनानी है कि जिससे संघ में सम्मिलित देशों का विकास हो, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। अब मैंने नोट करके जो 3 स्तंभ ऊपर बोल दिए उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिर्फ सफलताओं के बारे में है तो इन 3 पॉइंट्स को अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो ऊपर ही पहले बता दिया है इनको। हाँ, एग्जामिनर इसका अलग से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ये लिखना है, इसके 3 पॉइंट्स लिखने, ना तो अगर सिर्फ सफलताएं पूछ रहा है तो इन पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर बोल चुके हैं। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। कह रहा है कि आसियान सुरक्षा समुदाय इस बात की व्याख्या करेगा कि आसियान देशों के विवाद शांतिपूर्ण हल हो सके, शांतिपूर्ण हल हो सके, ठीक है। दूसरा जो स्तंभ है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये समुदाय आसियान का दूसरा स्तंभ है जिसका उद्देश्य इन देशों का सांस्कृतिक विकास कर, इन देशों यानी कि संगठन में शामिल इन देशों का सांस्कृतिक विकास कर इन देशों की सामाजिक समस्याओं को हल करना, ये दूसरे स्तंभ का काम है। तीसरा, आर्थिक समुदाय। कह रहा है कि इस समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का एक साझा बाजार स्थापित करके मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना है। ये 3 स्तंभ इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है आसियान देशों ने अपनी समस्याओं को मेल मिलाप से समाप्त किया है। ये बहुत अच्छी बात है, अपने विवाद को मेल मिलाप से समाप्त किया है और सहयोग से वे अपनी समस्याएं दूर कर रहे हैं। इस शैली को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है, आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कंबोडिया में हुए संकट को इस शैली से ही हल किया गया है। आसियान शैली आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है और इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन गया है। यानी कि मैंने हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जो निकाल रहा हूँ, किसी में 4 किसी में 2 भी हो सकते हैं और किसी चैप्टर में से तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मैं 1 क्वेश्चन भी निकाल सकता हूँ। यानी कि 45 क्वेश्चन करवाने, उस क्वेश्चनों में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। इसलिए अपने 45 क्वेश्चन अपने सेंटर में भी करवा रहा हूँ और आप लोगों को भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आसियान शैली का आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हो। 5वां पॉइंट कह रहा है कि आसियान का एक महत्वपूर्ण कदम विजन 2020 है। अब इसको था कर सकता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें ये कहा गया कि 2020 तक आसियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेगा और कर भी रहा है, जैसे यूरोपीय संघ और आसियान। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। ये लो जी, आसियान शैली का क्वेश्चन भी आ गया नीचे, ठीक है। आप लोग देख लेना, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना आसियान शैली का। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है आसियान एशियाई देशों को और विश्व शक्तियों को, आसियान एशियाई देशों को और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा कराने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करा रहा है। यानी कि आज ऐसी स्थिति आसियान की हो गई है
जो एशिया के देशों को और विश्व के अंदर जो शक्तिशाली देश है उनको एक मंच उपलब्ध करा रहा है, जिसके तहत 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो ये थी आसियान की सफलताएं। 6 पॉइंट हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य होता क्या है, क्या कारण होते हैं कि भैया ये जो संगठन बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही इजी है, टू द पॉइंट आप लोगों को याद करना है। पहला है कि क्षेत्रीय संगठन, पहला पॉइंट क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणवत्ता लाना। क्षेत्रीय देशों यानी कि संगठन में जो शामिल जो देश हैं उन लोगों का कल्याण हो, उन देशों का कल्याण हो और जीवन में गुणवत्ता लाना हो उन देशों के लोगों के। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। ठीक। तीसरा पॉइंट सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। कैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इस संगठन बनाने वाले इसलिए काम करते हैं। चौथा पॉइंट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इसलिए संगठन बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास रखना। ठीक है। छठा पॉइंट पांचवें पॉइंट में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास रखना, इसलिए भी संगठन बनाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा क्या कहते हैं सार्क, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों ने भी एक संगठन बनाया। लेकिन ये संगठन बना तो, लेकिन इन संगठन के अंदर एक दूसरे पे किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश पर विश्वास नहीं करता। लास्ट पॉइंट अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। तो ये कारण है एक क्षेत्रीय संगठन को बनाने के। अब मेरे नोट्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का वर्णन करो। चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का वर्णन करो। आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर जो मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं तो सबकी उपलब्धियों के बारे में, सफलताओं के बारे में बात करी है। यानी कि इस चैप्टर में अगर सफलता उपलब्धियों के कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का वर्णन करो। आंसर है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में, याद रखना 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। और 1970 के पश्चात में कई परिवर्तन हुए। 1970 के बाद कई परिवर्तन हुए। बस यहीं तक रुकना, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है। जब 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार बनी तो अमेरिका चीन से नाखुश हो गया और भारत ने चीन का समर्थन किया। भारत ने चीन का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका चीन से नाखुश हो गया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भैया पूंजीवादी कॉन्सेप्ट को ये लोग अपनाएं। लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या अपनाया गया? साम्यवाद। इसलिए वो अमेरिका नाराज हो गया और दोनों के रिश्तों में क्या आ गई? खटास आ गई। और चीन की स्थापना होने के बाद चीन ने अपने आप को क्या रखा? घरेलू रखा।
यानी कि कह सकते हैं एकांतवास, भैया मुझे किसी से कोई लेने देना नहीं है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये एकांतवास खत्म हुआ। तो वही कह रहा है कि 1970 के पश्चात में कई परिवर्तन हुए, ठीक है। समझ में आया बात यहाँ तक? कह रहा है चीन ने 1970 के दशक में 1970 के मैं लाइन नीचे चला गया, परिवर्तन हुए और चीन की आर्थिक विकास की गति बढ़ गई। 1970 के बाद आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसा अनुमान है कि 2040 तक वह अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। एक कंट्री, यहाँ पे ध्यान देना बात को, एक कंट्री अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। पीछे यूरोपीय संघ, आसियान की बात हो रही थी, जिस संगठन के अंदर अलग अलग देश हैं, तो वो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। यूरोपीय संघ 12 देश, वर्तमान में 27, तो 27 देश मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन 2040 तक अनुमान लगाया जा रहा है चीन के बारे में कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीन ने 1970 के दशक में विकास का एक नया मॉडल अपनाया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि विकास का नया मॉडल, यानी कि अपने एकांतवास को खत्म करना इसने शुरू किया। विशेषताएं, चीन के मॉडल की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान देना, बहुत बहुत चीज समझ में अच्छी आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आराम से आप लोग आंसर लिख सकते हो। कह रहा 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया और अमेरिका से व्यापार आरंभ किया। कब? 1972 में अपने मनमुटाव को खत्म किया और अमेरिका के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 2, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रस्ताव रखे और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। यानी कि नए नए कॉन्सेप्ट चाउ एन लाई लेके आए, जिससे कि उनके देश का विकास हो सके। कब लेके आए? 1973 में लेकर आए। पॉइंट नंबर 3, 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और विदेशी पूंजी को चीन में निवेश करने के लिए सारी रुकावट खत्म कर दी और विदेशियों को चीन में पूंजी निवेश करने के लिए विशेष सुविधाएं दी कि भैया हमने अब अपना एकांतवास खत्म कर दिया है, आप लोग मेरे देश के अंदर व्यापार, व्यवसाय, पूंजी निवेश कर सकते हो। और जो रोक टोक हुआ करती थी, उन रोक टोक को भी खत्म कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया। किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने, जिसके कारण बिखराव हो गया। तो चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चरणबद्ध तरीके से निजीकरण किया। गवर्नमेंट सेक्टर से उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। पहले एक चीज़ करके देखी, फिर दूसरी चीज़ करके देखी कि क्या उसका आउटपुट आता है, तो आगे धीरे धीरे ये लोग बढ़े, चीन बढ़ा। कह रहा है 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये याद रखना प्लीज़, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, फुल फॉर्म में पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी संख्या क्या है? 6 थी। यहाँ पर विदेशी अपनी पूंजी लगाकर उद्योगों का विकास कर सकते हैं। यानी कि चीन के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ उद्योगों के लिए है। जैसे दिल्ली में, एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली में मतलब देश के अंदर एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है जो सिर्फ उद्योगों के लिए है, रेजिडेंट नहीं, सिर्फ उद्योगों के लिए है। वो चारों तरफ वहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आइए
यहाँ पर विदेशी अपनी पूंजी लगाकर उद्योगों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता अपना ली। याद रखना कि इस मतलब भारत ने इसका सहयोग किया था और अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना आरंभ कर दिया। 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता अपना ली। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, 2004 में चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया। निजी संपत्ति की धारणा को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया और 2007 में निजी संपत्ति के संबंध में कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान की अपने नागरिकों को, कि निजी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने की कुछ सुविधा प्रदान की। तो इस तरीके से चीन ने अपना क्या किया, विकास किया। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कराए हैं। अपने सेंटर में भी यही 4 क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ प्री बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उस चैप्टर के भी 3 क्वेश्चन निकालूंगा और 3 निकलेंगे, 3 2 या 4। ठीक है, मगर ये कि 45 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं 15 चैप्टर में से, यानी कि पहली बुक के 7 चैप्टर और सेकंड बुक के 8 चैप्टर में से 45 क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चनों को प्लीज़ याद करें, पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कुछ समझ में ना आता है कमेंट बॉक्स में पूछें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें कि मैं इन्हीं 45 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताता जाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि प्री बोर्ड के 23 दिसंबर 2023 को जो पोल साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तीसरी वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।